नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, बंगाल में मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के अगले दिन कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कथित छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी व पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष और मंत्री व प्रत्याशी शशि पांजा शाम को खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए और देखते ही देखते वहाँ पर तृणमूल के कार्यकर्ता जमा हो गए और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता जमा हो गए। बाद में वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने हस्तक्षेप किया और धरना दे रहे तृणमूल नेताओं को कई घंटे बाद रात को करीब 9:30 बजे वहाँ से हटा दिया। भाजपा प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना व बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थकों की मौजूदगी पर सवाल उठाया। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफ़ी बहस हुई। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय बल वहां पहुंचकर उन्होंने सभी को वहां पर हटा दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी रात करीब 8 बजे भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल के में बनाए गए मतगणना केंद्र पहुंची। ममता वहां काफ़ी देर तक रुकी रही। इस दौरान मंत्री फिरहाद हकीम भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह वैध है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वकील ने कहा कि आयोग सभी कदम नियम व कानून के दायरे में उठा रहा है, लेकिन यहाँ याचिकाकर्ता का उद्देश्य मतगणना को सिर्फ पीछे करना है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की घेराबंदी करने में कसर बाकी नहीं रखी थी, जबकि इस मुद्दे को लेकर दूसरे राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने थोड़ी बहुत नानुकुर तो जरूर की, किंतु ममता जैसा अड़ियल रवैया अख्तियार किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी लताड़ खानी पड़ी थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि गहन मतदाता सूची के निरीक्षण का काम सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपना पड़ा। एसआईआर की कार्रवाई के दौरान न्यायिक अधिकारियों पर हमला किया गया, उन्हें बंधक बना लिया गया। इनमें 4 महिला न्यायिक अधिकारी भी शामिल थी। ऐसी गुंडागर्दी पूरे देश में कहीं नहीं देखी गई जैसी बंगाल में नजर आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अफसरों की ऐसी मुश्कें कसी हैं कि वे याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले ही चुनाव आयोग नतीजों के बाद की स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने राज्य में 70,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को तैनात रखने का फैसला किया है। यह कदम विशेष रूप से उन इलाकों में निरंतर निगरानी के लिए उठाया गया है जहां चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। साल 2021 में चुनाव के बाद हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यह सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2021 के में आपको पता होगा कि उस समय हत्या, यौन उत्पीड़न और आगजनी जैसी 1934 घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई थी। चुनाव आयोग के मुख्यालय और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये कंट्रोल रूम 4 मई यानी मतगणना के दिन की स्थिति की निगरानी करेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा बल की तैनाती उन संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगी जहां 2021 में भारी हिंसा देखी गई थी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव की सफलता का सेहरा बांधने का असली हकदार निश्चित तौर पर अभी तक चुनाव आयोग रहा है। मतदान के बाद देखना है कि स्थिति कैसी रहती है। ममता बनर्जी के तमाम तरह के आरोपों और आयोग को अदालत में घसीटकर लक्ष्य से भटकाने के तमाम प्रयासों के बावजूद आयोग ने बगैर खून खराबे के चुनाव संपन्न कराकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। जबकि इससे पहले चुनाव में पश्चिम बंगाल में
भारी खून खराबा होता रहा है। और गौरतलब है कि देश में पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पूर्व के चुनाव में जमकर हिंसा हुई थी। इससे पहले कभी दौर रहा था टी एन शेषन के ज़माने में, जब वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब बंगाल और ये बिहार और उत्तर प्रदेश में मतदान के दौरान, उससे पहले उसके बाद में भारी हिंसा हुआ करती थी। लेकिन अब पूरे देश में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अलावा। एक कहावत है कि कुमार का कुम्हारी पर बस नहीं चला तो गधी को पीट डाला। चुनाव में जब मतदाताओं ने पूरी तरह से नकार दिया तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी की तरह ड्रामा किया था। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में किसी भी तरह के बदलाव और छेड़छाड़ से इनकार कर दिया था। अब जब ममता के सिर पर हार मंडरा रही है तो ममता भी वही नाटक कर रही है। गैर भाजपा दल जब हारते हैं तो हार को पचा नहीं पाते। ठीकरा चूंकि मतदाताओं के सिर पर तो फोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कोई शिकार ढूंढना जरूरी होता है, और ऐसा शिकार इनको चुनाव आयोग के रूप में मिला है। जबकि ये एक संवैधानिक संस्था है और राजनीतिक दलों की तरह आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकती। उसे संयमित भाषा का सरकारी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। यही वजह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। ममता बनर्जी को दोस्तों दरअसल यह समझना होगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति और कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपा दल इसके ठेकेदार नहीं हैं। जब ममता बनर्जी मुसलमानों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो फिर भाजपा पर हिंदू मतदाताओं को साधने का आरोप लगाना बेमानी है। ममता ने मुसलमानों को सिर पर चढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मौजूदा सरकार के आखिरी बजट में मुख्यमंत्री ममता ने मुसलमानों के लिए बजट में खजाना खोल दिया था। मस्जिद के मौलवियों को हजारों रुपए हर महीने देने की घोषणा बजट में की गई। और मज़ेदार बात यह है कि बजट में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में, जिनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरल शामिल हैं, इनमें विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के सिवाय किसी भी राज्य में इतनी गहमा गहमी नहीं रही, इतना सुरक्षा का इंतजाम किसी अन्य राज्य में नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के इरादे अच्छे नहीं हैं। ममता ने दर्जनों बार अदालतों से फटकार खाई है। ममता खुद को दरअसल देश के संविधान से ऊपर समझती है। चाहे वो ईडी से टकराने का मामला हो, चाहे वो सीबीआई से टकराने का मामला हो, चाहे वो किसी केंद्र सरकार का कोई भी कायदा कानून हो जिसे देश के दूसरे गैर भाजपा दलों की सरकारें आसानी से मान लेती हैं और ज़्यादा अड़चन पैदा नहीं करती। लेकिन ममता बनर्जी ऐसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आती है। ये एक अलग बात है कि जब ईडी के मामले में ममता ने दखलंदाजी की तो सुप्रीम कोर्ट से उनको मात खानी पड़ी। और ये केवल पहली बार नहीं हुआ है, ममता ऐसे दर्जनों बार ऐसा कर चुकी है। ममता को शायद ये बात समझ में नहीं आई कि देश का लोकतंत्र जिस तरह से वो चलाना चाहती हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं चल सकता। इस देश ने बड़े बड़े झटके खाए हैं, तो ममता जो झटके दे रही है उसका इस देश में कोई स्थान नहीं है। देश लोकतंत्र अपनी गति से लगातार आगे बढ़ रहा है और मजबूती के साथ अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।